हेलो बच्चों, आज रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो बेसिक और चीज़ें थी कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है वो तो हमने देख लिया। क्या पार्टिकल्स उसमें निकलते हैं और क्या रेडिएशंस उसमें निकलते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकलते हैं, जो भी सीरीज़ है वो सब हमने देख लिया है। मतलब लाइक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग अबाउट इट। द ओनली थिंग लेफ्ट टू बी covered now is the radioactivity part और the radioactive disintegration part, जो एक्चुअली में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसके बारे में। तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जो केमिकल काइनेटिक्स की, एग्जैक्टली उसके जैसा है, बारिंग अ फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है, वो क्या क्या है वो हम धीमे धीमे करके देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग विच इज़ तो इसे देखने के लिए जैसे मान लो ए इज़ गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू बी, है ना। ये एक न्यूक्लियस है और एक ये दूसरा न्यूक्लियस है। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0 लेट्स से कि हमारे पास इसके n0 नंबर थे। यहाँ पे याद रखना कि आई एम नॉट यूजिंग मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट, प्रेशर, ऐसी ये चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग नंबर ओवर हियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस मोमेंट पे ये 0 होगा। अच्छा, टी इक्वल्स टू एनी टाइम टी पे लेट्स से एन टी है, जिसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू n0 माइनस n। ठीक है, ये इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो हम सिंपल है ना, अब तो माइनस डी एन बाई डी टी एन टी बाई डी टी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सबसे पहली चीज़ होगी। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पहली चीज़ तो ये, चलो ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ये देखो कि जो रेट था डिसइंटीग्रेशन का, मैंने बोला ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने जो रेट होगा डिसइंटीग्रेशन का वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एनटी क्या है, टी टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं उन पे डिपेंडेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड प्रेजेंट एट दैट टाइम, है ना। टी टाइम पे जितने न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसको हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं या हम इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मोर प्रेवलेंट इज दिस वर्ड एक्टिविटी। जैसे अगर यही मैंने डी ए बाई डी टी लिखा होता यहाँ पे, है ना, माइनस डी ए बाई डी टी लिखा होता, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, तो हम इसको क्या कह रहे होते हैं, दिस इज रेट, इसको हम रेट कह रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी कह रहे हैं, है ना। तो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखो ये तो हो गया। ठीक है, ओके, तो दिस इज एक्टिविटी, दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसको बताने वाला जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। मैंने कल बताया था कि दो लॉ होते हैं, एक होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, है ना। तो लिखो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, कॉमा, rate of disintegration is directly proportional to rate of disintegration of, या you लिखो rate of disintegration of radioactive nuclide ये होता है न्यूक्लाइड, the rate of disintegration of radioactive nuclide is directly proportional to the number of nuclei, radioactive nuclei present at that moment. ठीक है, is directly proportional to the number of rate of radioactive disintegration is directly proportional to the number of radioactive nuclide या nuclei present at that time. ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो at any time तुम कह सकते हो ये है, इसको हम फाइनल अगर लिखना चाहें वी कैन राइट इट एज दिस। भाई आवाज़ आ रही है?
हाँ आवाज़ नहीं आ रही होगी तो बता देना भाई। तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। ये याद रख लो या ये याद रख लो, कोई भी एक रख लो। इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर दिस वन, क्योंकि ये तुम्हारी एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा है। ठीक है, तो इसमें लिखो हियर द काइनेटिक्स या ये कह लो रेडियो एक्टिविटी फॉलोज, रेडियो एक्टिविटी नहीं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसे लिखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। एंड लैम्डा इज नोन एज, देखो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मैंने बोला, लैम्डा के बारे में बताने से पहले बता रहा हूँ, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोला, ये एक्टिविटी बोला, बेसिकली ये रेट ऑफ डिके भी है। डिके का मतलब एक्चुअली में सड़ना होता है, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि जो भी न्यूक्लियस है वो टूट रहा है, तो इट इज़ बीइंग सेड कि इट इज़ गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड या डिके, वो डिके हो रहा है ना। तो डिसइंटीग्रेशन को हम रेट ऑफ डिके भी कह सकते हैं, इसलिए इसे डिके कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भाई साहब क्या हुए हमारे, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करना हो तो मैं किससे कंपेयर करूँगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए, ठीक है। ये जो के है और ये जो कहाँ गया लैम्डा है, बेसिकली सिमिलैरिटीज़ है इसमें, वो रेट कांस्टेंट है या डिके कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिखो इसमें वेयर लैम्डा इज डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस। अब एक्टिविटी और रेट में क्या डिफरेंस है पहले वो देख लेते हैं, फिर इसको पूरा डिराइव कर लेंगे। या ऐसा करते पहले इसको डिराइव कर लेते फिर आगे की बात करेंगे यार, छोड़ो। ठीक है जी, अब ये है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा है, माइनस डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी टी, ठीक है, लैम्डा इंटू डी टी। ये एन टी है, सॉरी कहीं हमने गलती तो नहीं करी, हाँ ठीक है भाई, सब जगह एन टी ही है। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इसको अगर करोगे तो क्या कर सकते हो भाई, 0 से लेकर एन नॉट, एन टी कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे 0 है एन टी, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक, डी ए बाई डी टी, ठीक है, और ये ए टी था, हाँ तो सर ठीक है, नहीं एन टी तो बचा हुआ है ना, एन टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे टी रखता हूँ, तो 0 पे ये एन नॉट है और ये टी है, ठीक है। एन नॉट इज़ द एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एन टी इक्वल्स टू एन टी एट टी इक्वल्स टू टी, ठीक है, ये आ गया क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एल एन एन टी एन नॉट और एन टी इक्वल्स टू लैम्डा टी 0 टू टी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं आई एम यूटिलाइजिंग, ज़्यादा ऐसे करते हैं, उसको अलग से यूटिलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये इसको लिख सकते हैं एल एन एन नॉट अपॉन एन टी आ जाएगा बेटा, ये मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ज़्यादा मैं समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गई, ये सेम सी इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही है जो हमने वहाँ पे यूज़ करी थी, ठीक है, याद है तुम्हें, दैट टी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा एल एन एन नॉट अपॉन एन टी, या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम 1 अपॉन लैम्डा इज इंटू एल एन एन नॉट अपॉन एन टी की वैल्यू डाल दो एन नॉट माइनस एन, ठीक है। तो आज भी क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो हम कहाँ थे, ठीक, तो ये यूज़ कर सकते हो तुम, गॉट इट, ओके। या फिर एन नॉट अपॉन एन टी अपॉन एन नॉट आ गया, ठीक है। यहाँ पे एन नॉट क्या है, एन नॉट इज़ इनिशियल नंबर, या एन नॉट की अगर मैं बात करूँ और एन टी की अगर मैं बात करूँ, इनको लिख लो भाई, एन नॉट और एन टी क्या है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें लिखो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव
न्यूक्लियाई number of radioactive nuclei present at t equals to 0, number of radioactive nuclei present at t equals to t, या t equals to 2 की t की बात यूँ कह सकते हो, आफ्टर टाइम t लिख लो, आफ्टर टाइम t। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसी चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। हियर आई कैन राइट इट एज t इंटू 1/λ इंटू ln n नॉट अपॉन n नॉट माइनस n t, ठीक है, या फिर 1/λ ln n नहीं w नॉट, मतलब w इज़ मास, ठीक है, क्योंकि देखो ये n नॉट है, n नॉट को अगर मैं एन नॉट को अगर मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो ऊपर भी मोल्स आ जाएंगे, नीचे भी मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर भी अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मास और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि रेशो है ना इनका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका रेशो सेम रहेगा, ठीक। और लास्ट क्या लिख सकते हैं, 1/λ इंटू ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस at, ठीक है। ये जो a नॉट या at है, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एट इन द बिगनिंग एंड एक्टिविटी एट द एंड या एट टाइम t, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात। तो उसमें लिख लो, यहाँ पर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये है वेट और ये है एक्टिविटी, ठीक है जी। इस तरीके से इसे लिख लो, गॉट इट, ठीक है। अब इस पे फर्दर आगे अगर तुम जाओगे तो व्हाट कैन यू डू, यहाँ पर हम ऑलरेडी सब चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमें आगे जाना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ले आओ, कहाँ गया, दिस वन, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं NT इज इक्वल्स टू n नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अगर तुम्हें ध्यान होगा, ये सेकंड समझ लो इसे, जो तुम्हें याद करनी है, ये फर्स्ट याद करनी है, ये सेकंड याद करनी है, नहीं ये सेकंड नहीं, ये सेकंड है, दिस इज द सेकंड वन, और ये थर्ड तुम्हें याद है। ये तीन इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो किससे करोगे, AT इक्वल्स टू, चलो अभी AT कंफ्यूज कर सकता है, याद होगा अगर तुम्हें फर्स्ट डिग्री की अगर आप बात करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करो तो उसमें ऐसा यूज़ होता था, यहाँ पे बस लैम्डा की जगह K आता था, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये लिख लिया। अब लिखो कि एक्टिविटी और रेट में क्या डिफरेंस है ना। हालांकि दोनों के दोनों सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। एक तो क्या है कि जो रेट है दोनों के दोनों केस में वो अलग नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो लिखो एक्टिविटी वर्सेस रेट, मैं सीधे बोलूँगा, इसको लिख नहीं रहा हूँ, सीधे बोलूँगा, एक टेबल बना लेना, लिखो एक्टिविटी वर्सेस रेट, ठीक। पहला लिखो, एक्टिविटी, दोनों के दोनों सेम ही चीज़ है, बस नाम अलग है, ठीक। तो पहले लिखो एक्टिविटी इज अनअफेक्टेड बाय एनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्टिविटी इज अनअफेक्टेड बाय एनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जैसे रेट की अगर मैं बात करूं, मैं अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो रेट चेंज हो जाएगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो रेट चेंज हो जाएगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूं, अगर मैं प्रेशर चेंज करूं, या अगर मैं कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करूं तो रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक्टिविटी डज नॉट चेंज, एक्टिविटी इज लाइक इट्स इंट्रिंसिक, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो लिखो एक्टिविटी इज अनअफेक्टेड बाय एनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, गॉट इट, ठीक है। इसमें लिख लो इट कैन बी कॉल्ड एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट कैन बी कॉल्ड एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। यही चीज़ रेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट रेट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, वॉल्यूम एंड प्रेशर एटसेट्रा, गॉट इट, ठीक है। एक्टिविटी में नेक्स्ट लिखो, देखो हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, हाफ लाइफ
रेट वाले मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, उसमें हाफ लाइफ चेंज हो सकती है, इसमें हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका हाफ लाइफ अगेन दोनों के दोनों केसेस में अगर तुम देखोगे तो हाफ लाइफ वही आएगी Ln2/K रेट के केस में, और सॉरी केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के केस में, और यहाँ पर Ln2/λ। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो कि लैम्डा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दीज, लाइक किसी वो टेम्परेचर पे कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन वहाँ पर K जो है वो टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है। गॉट इट? तो लिखो इसमें हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज फिक्स्ड, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज फिक्स्ड, ठीक है। और उसमें लिख लेना हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्ट फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कैन बी चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और लास्ट चीज़ लिखो एक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियड, ठीक है। ये किसी चीज़ पे और डिपेंड नहीं करेगा कि भाई टेम्परेचर हमारा सही है कि नहीं है, कोई हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ लिखो एक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियड, ठीक है। यहाँ पर रेडियोएक्टिव सॉरी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसके अलावा और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये तुमने यहाँ बेसिक चीज़ें इसमें देख ली, ठीक है, और सब चीज़ें तुमने इसमें करके लाइक यू हैव दीज फॉर्मूला विथ यू। तो 1 2 3 ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स, जैसे डिके कांस्टेंट है। अब डिके कांस्टेंट को हमें डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हैं वो देखो। डिके कांस्टेंट यहाँ पे मैं बाकी सब चीज़ें मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको डिके कांस्टेंट कहते हैं यार, मैंने पूरा नहीं लिखा। ओके ठीक है, ये डिके कांस्टेंट है तुम्हारा। ठीक, तो डिके कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिके कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज -dn/n या nt/n इंटू 1/dt। तो ये क्या है? ये है नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेटिंग एट टाइम t, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट एट टाइम t, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियस या डिकेइंग न्यूक्लियाई अपॉन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। हाँ है ना, ये क्या है? रेशो ही तो है। दोबारा बोल रहा हूँ, दिस आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग एट टाइम t, एट एनी टाइम t, और ये जो nt है दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, ठीक। इन दोनों का रेशो हो गया। और अगर मैं dt को 1 सेकेंड रख दूँ तो पर सेकेंड कह सकते हैं हम इसको, पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। तो लिखो इसमें लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, है ना भाई। इतने में से इतने डिसइंटीग्रेट होते तो फ्रैक्शन हो गया ना, ये है ना, रेशो हो गया तो फ्रैक्शन हो गया। तो लिखो फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये तुम फंडा इसमें देख सकते हो, दिस इज द फ्रैक्शन, गॉट इट, दिस इज द फ्रैक्शन। ओके, अब इसमें एक एक करके डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन तुम लिख चुके हो। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं चाहूँ, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन अगर मैं चाहूँ, लेट्स से कि लैम्डा इक्वल्स टू t लैम्डा इक्वल्स टू 1/t या t इक्वल्स टू 1/λ। हाँ चलो ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 1/t रख लिया। चलो ऐसा करता है, लैम्डा इक्वल्स टू 1/t नहीं, ऐसा टाइम लेता है। लेट्स से t इक्वल्स टू 1/λ, ये कोई एक टाइम है, ठीक है, ये कोई टाइम है। अब मगर मैं nt इक्वल्स टू n0 e⁻⁻⁻, अच्छा मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, मैंने -λt लिखा था कि नहीं लिखा था? e⁻⁻⁻t, अगर नहीं लिखा होगा तो बेटा लिख लेना उसको, हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक ना कर दी हो। तो -λt है, ठीक है। अगर मैं इसमें t इक्वल्स टू 1/λ डाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा?
at t equals to 1 by lambda, what do we get? n naught into e raised to minus lambda अपॉन इंटू अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा मतलब 1, तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको? n नॉट अपॉन ई। ठीक है, मतलब लैम्डा इज़ दी रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट विच नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल टू n नॉट अपॉन टी। अगर तुम इसको रफली देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.37 n नॉट, सॉरी 0.37 n नॉट। ठीक है, तो दोबारा से लिखो उसको, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ये, चलो ठीक है, डेफिनेशन पहले देखो यहाँ पर 0.37, दोबारा बोल रहा हूँ, चलो टी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा रख दिया हमने। तो लैम्डा वो टाइम है, या लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट विच 0.37 n नॉट, 37% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स इज लेफ्ट, मतलब 63% ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। तो लिखो इसमें लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम इन विच 63% ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड हैव डिसइंटीग्रेटेड। गॉट इट? ठीक है, अब इसके बारे में एक दो चीज़ें लिखो। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम इनवर्स, है ना, या तो पर सेकेंड कह लो या टाइम इनवर्स कह लो। तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट इज़ टाइम इनवर्स किसकी? डिके कांस्टेंट की। ठीक है, सेकंड चीज़ लिखो, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूक्लियस एंड नॉट ऑफ द एलिमेंट। देखो, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूक्लियस एंड नॉट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं, हर आइसोटोप का जो लैम्डा होगा वो डिफरेंट होगा। गॉट इट? अब लिखो लास्ट, it has all value always less than 1, its value is always less than 1, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम रहेगी। गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, और ओके, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, हाँ, लेकिन पहले हम और चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम्स। देखो भाई, हमने अभी तक जैसे पिछले वाले उसमें देखो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, उसमें अगर तुम देखो तो मोस्टली जो हमने टाइम्स डिफाइन किए थे वो कौन से थे? या तो हाफ लाइफ टाइम था, या क्या कहते हैं, फुल लाइफ टाइम था, है ना, कंप्लीट लाइफ टाइम। यहाँ पर एक और लाइफ टाइम जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, अच्छा, ये एवरेज लाइफ टाइम हम यहाँ पे तो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर कह रहा हूँ, जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर जो इक्वेशंस हैं उसमें भी वो एवरेज लाइफ पूछ लेता है। ठीक है, तो एवरेज लाइफ हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन है, यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो अगर मान लो वो केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ यूज़ करता है या एवरेज लाइफ पूछता है, तो तुम यहाँ वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा उसको वहाँ कैसे यूज़ करना वो भी मैं बता दूंगा। तो ठीक है, लिखो टाइम्स related to radioactivity, times related to radioactivity, लिखो times related to radioactivity। ठीक है, क्या क्या टाइम्स है? पहला तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो गया हाफ लाइफ टाइम, तो कुछ नहीं है इसका, तो हाफ लाइफ टाइम लिख लो या हाफ लाइफ लिख लो, जैसे भी तुम्हें सही लगे, सूट करे। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होगी? वो टाइम जिसमें 50% ऑफ द टोटल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो लिखो दिस इज द टाइम, या टाइम इन विच 50% ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई 50% ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, 50% जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो याद होगा तुम्हें, अगर तुम t इक्वल्स टू टी हाफ रख रहे हो, दैट मीन्स एन टी विल बिकम एन नॉट बाई 2, देयरफॉर एन टी हाफ will become equals to 1 upon lambda into ln n naught upon n naught by 2, which is equals to ln 2
अपॉन लैम्डा, हेंस 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो जो तुम्हारा वहाँ पे आ रहा था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, यही आ रहा है तुम्हारा के, मतलब वहाँ पे के था, यहाँ पे लैम्डा है, और तुम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी इसमें कुछ टी हाफ की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो लिखवाऊँगा, लिखो पहले इसमें। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। लिखो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हाफ लाइफ है इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे। हालांकि वहाँ की हाफ लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन यहाँ की हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर मान लो एक ए है और बी है, मान लो, है ना, ऐसे समझते हैं हम, हमारे पास ए है और बी है। अगर मान लो इसका हाफ लाइफ है 50 मिनट्स और इसका हाफ लाइफ है 25 मिनट्स, तो कौन सा ज़्यादा रेडियो एक्टिव, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, जो जल्दी ख़त्म हो रहा है, सिंपली बात वही होगी कि ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। हालांकि रेट वहाँ पे भी बोल सकते थे हम कि हाफ लाइफ जिसकी कम होगी उसका रेट कम होगा, हाफ लाइफ जिसकी कम होगी उसका रेट ज़्यादा होगा, और हाफ लाइफ जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेट कम होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा, इसका हाफ लाइफ कम है तो इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव ज़्यादा है, और अगर ये रेडियो एक्टिव ज़्यादा है तो इस अनस्टेबल ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इससे वी कैन काइंड ऑफ डिराइव या कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो लिखो इसमें फर्स्ट, टी हाफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिखो, टी हाफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिख लो, नॉट न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट is fixed and it does not change with any factor, temperature, catalyst, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पिछले उसमें टेम्परेचर और कैटलिस्ट। सेकेंड लिखो, हायर द टी हाफ, ठीक है, लोअर द स्टेबिलिटी। भाई हाई, अभी क्या बताया था मैंने, ये जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब ये इन दोनों में ये वाला जो है ये ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो लिखो हायर द टी हाफ, लोअर द टी हाफ। एक सेकेंड, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं गलत बोल रहा हूँ, जो जल्दी से डिसइंटीग्रेट, हाँ ठीक है, लोअर द टी हाफ लिखो, लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, हायर विल बी द रेडियो एक्टिविटी उतनी ही हाई होगी, हायर विल बी द रेडियो एक्टिविटी एंड हायर विल बी द एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी जो उसका रेट होगा, रेट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, हायर विल बी द रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो स्टेबिलिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, अगर मैं तुम्हें, ये हमने पहले भी देखा था, अगर मैं NT और N0 के बीच में रेशो कोई एक रिलेशनशिप देखूं तो एक रिलेशनशिप तो ये होती है ना, लेकिन अगर मुझे ये ना लैम्डा पता हो ना T पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक और रिलेशनशिप होती है जिसको हम कहते हैं N0 अपॉन N। ठीक है, और यहाँ पे N क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है, तो लिख लो इसको, N इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। याद होगा तुम्हें, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। ठीक है, और अगर हमें टी हाफ के टर्म्स में निकालनी है, ये सारे के सारे 25%, टी 50%, टी 75%, टी 87.5%, टी 90% भी तो लिख लें, 90%, टी 93.75%, टी 99%। ठीक है, टी 99% और टी 99.9%। तो ये सिंपल सा है टी हाफ, अगर तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, दिस केम आउट टू बी 415 टी हाफ, ये तो टी हाफ के इक्वल होगा ही, ये 2 टाइम्स टी हाफ के इक्वल होगा, ये 3 टाइम्स टी हाफ के इक्वल होगा, और ये 3.66 या 3.33, ठीक है 3.33 है भाई, 3.33 टी हाफ, ये
4 टाइम्स टी हाफ, ये होगा 6.66 टी 1/2 टी हाफ, ठीक है 6.6, ठीक है। तो ये सारे टाइम्स तुम नोट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला है दैट इज़, इनफैक्ट ऐसा करते हैं 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं। कितना टाइम हो गया है? 30 मिनट्स हो गया भाई, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल सी डीके कांस्टेंट एंड दी दीज, ठीक है। इतना ही तो है और कुछ थोड़ा ना हमारे पास करने को, ओके। ठीक है जी, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। भाई हमें टी हाफ दिया है 1/2, सॉरी टी हाफ दिया है 10 मिनट्स, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और ठीक जो n नॉट या w नॉट दिया है दैट इज़ 1 ग्राम, और हमें इसको कितने में कन्वर्ट करना है, लाइक काइंड ऑफ कितने में फाइनल कितने में हो जाएगा ये 0.125 ग्राम्स में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने उस वक्त लिखी थी n t इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 2n था, यही चीज़ मैं w2 इक्वल्स टू w नॉट अपॉन 2n के लिए लिख सकता हूँ, और at इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 2n लिख सकता हूँ। और ये सारे के सारे फॉर्मूले सेम रह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली रेशियो ले रहे हैं, और n इज़ द नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स एवरीवेयर। तो कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, ये WT है और ये बेसिकली क्या हो गया, ये W नॉट है, ये WT है, WT इज इक्वल टू W नॉट अपॉन 2n। हमें नहीं पता n कितना है, तो अगर तुम WT को W नॉट से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.125 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n, यही तो आ रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये 1/8 आएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 3। अगर n इक्वल्स टू 3 आ रहा है तो टोटल टाइम जो इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा वो होगा 3 इंटू टी हाफ 30 मिनट्स, ठीक है। तो क्लियर है, सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है, गॉट इट, ठीक है। अरे बाबू तुम यहाँ पे रहो ना भाई, हाँ ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चन। कैसे है, हाँ इसमें कह रहा है लैम्डा जो है इक्वल्स टू 1.386 इंटू 10⁻² पर मिनट है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें लैम्डा नहीं सॉरी ए नॉट जो है वो दिया है 200 और 80 आफ्टर 200 मिनट्स, ओके 80 आफ्टर 200 मिनट्स पूछ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, ओके ये 200 क्या है, चलो ठीक है जो भी है। अच्छा, अगर लैम्डा इक्वल्स टू ये है तो मैं टी हाफ जान लूँ, अगर तो टी हाफ मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। टी हाफ निकालो, मैं बेसिकली फॉर्मूला जो यहाँ पे है मैं वही यूज़ करना चाहता हूँ, बस ये कि अभी मैं n को कैलकुलेट करूँगा, कैसे करूँगा वो देखो। यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू अगर ये दिया है तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या आएगा, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 1.386 इंटू 10⁻², ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 100/2 आएगा विच इज़ 50 मिनट्स, ठीक है। 50 मिनट्स आ गए, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा लैम्डा की तो कोई बात ही नहीं, अभी t इक्वल्स टू 50 मिनट आ गए, टोटल टाइम कितना है 200 मिनट्स, दैट मीन्स 4 हाफ लाइफ्स, हाँ है ना भाई 4 हाफ लाइफ्स, या यूँ कह लो कि अगर मैं नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को बोलूँ, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स n इक्वल्स टू क्या होगा 200/50 इक्वल्स टू 4, बस। तो 80 जो आता है दैट विल बी इक्वल्स टू a0/2n, कितना आ जाएगा ये 4, तो 200 अपॉन, इसमें दिया तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 200/16, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है जी, दिस इज हाउ इट विल बी। अच्छा नेक्स्ट लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टी हाफ जो दिया है हमको वो अगेन 10 मिनट्स दिया है,
ठीक है जी। और यहाँ पर W0 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमें W0 दिया है, W0 दिया है हमको 256 ग्राम, ठीक है। अब ये WT पूछ रहा है आफ्टर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में WT या W कितना बचेगा। तो भाई इसमें अगर सामने देखें तो 10 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, 10 मिनट में आधा हो जाता है, तो कितनी हाफ लाइफ्स होगी? 6। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स क्या होगी? नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। देयरफॉर WT इज इक्वल्स टू W0 अपॉन 2⁶। तो कितना आ गया? 256 अपॉन 2⁶, 2⁵ 64, ये आ जाएगा 4 ग्राम्स, ठीक है जी। कितना हो? ये आ गया, ओके। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट टाइम विच इज़ द एवरेज हाफ लाइफ, ठीक है। टाइम्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी का ही पार्ट है ये, एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज हाफ लाइफ। ठीक है जी। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, हालांकि कोई तुमसे डेरिवेशन ऐसा पूछेगा नहीं, आ गया तो भाई बोर्ड में तो छोड़ ही दो कि इसके बारे में ऐसा कोई एकदम से डेरिवेशन कोई पूछ लेगा, लेकिन तुम्हारे मेंस में तो एटलीस्ट इसका ऊपर एक कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिराइव कर लेते हैं। भाई एवरेज लाइफ को डिस्कस कैसे डिस्क्राइब या क्या बोलते हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है। पहले ये देखो कि क्या हम फुल लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिट होगी, बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। इन्फिनिट कह लो उसको कि दैट लाइफ टाइम इज़ इन्फिनिट, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में था लाइफ टाइम इज़ इन्फिनिट, ठीक है। द लाइफ टाइम इज़ इन्फिनिट, गॉट इट। अच्छा, लाइफ टाइम इज़ इन्फिनिट, ठीक। तो हम लाइफ टाइम तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जीवित रहा, है ना। फॉर हाउ लॉन्ग अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस वॉज अलाइव, तो नहीं कहना चाहिए कि अनडिकेड, ठीक है। इट वॉज इन अनडिकेड फॉर्म। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको डिराइव कराता हूँ। इसमें लिखो, सिंस टोटल डिके पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट इज़ इन्फिनिटी, सिंस total decay period of any element is in infinity, it is meaningless to calculate the total decay period of the radioactive elements, total decay period of the radioactive elements, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो। thus the term average lifetime is used, thus the term average lifetime is used, which means the average life या average time, which means the average time the nucleus remained, any nucleus remained undecayed, the average time any nucleus remained undecayed, है ना। तो एवरेज लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियस है, कोई तो बिल्कुल शुरुआत में डिके हो जाएगा, कोई अंत तक डिके नहीं होगा, है ना। तो ये पूरे वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइव्स है ना, इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? टी एवरेज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल लाइफ। तुम बोलोगे सर टोटल लाइफ टाइम अगर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम यहाँ फॉर्मूले में कैसे यूज़ कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, टोटल लाइफ टाइम अपॉन टोटल न्यूक्लियाई, गॉट इट। टोटल लाइफ टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। सम ऑफ ऑल लाइफ, टोटल लाइफ टाइम, हाँ टोटल मतलब इसको कंफ्यूज मत करना, सम ऑफ ऐसे लिख लो, सम ऑफ, क्योंकि टोटल लाइफ टाइम कहीं तुम वो वाला सोच रहे हो, ठीक है। टोटल सम ऑफ ऑल, सम ऑफ लाइफ, सम ऑफ दी लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। देखो भाई, एट एनी मोमेंट लेट से dn इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनका टोटल लाइफ टाइम देखूं तो कितना होगा? dn इंटू टी। भाई एट एनी टाइम t अगर मुझे
या ऐसे कर लेते हैं इसको t इंटू, है ना। तो लिखो at any given moment, let's say at any given moment there are dn atoms which are disintegrating, there are dn atoms which are disintegrating. तो dn t atoms are disintegrating या nucleus are disintegrating. Therefore the total lifetime of these, therefore the total lifetime of these nuclei is equals to t into dn, ठीक है, t into dnt. ओके, therefore the total सिर्फ और सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, छोटे से उसकी। अगर इससे इनकी और इनसे पहले वाले सब की मैं क्या कहते हैं इसको, इनका इन सब का लाइफ टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स टिल टाइम t, है ना, तो वो कैसे निकलेगा, लिखो देयरफॉर टोटल लाइफ टाइम या सम ऑफ लिखो ताकि वहाँ से कन्फर्म हो जाए, कन्फर्म हो जाए, सम ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। इस केस में क्या होगा भाई, ये तो इतनों का है, अगर इसी को मैं 0 से लेकर या n0 से लेकर nt तक ले आऊँ तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dn t फ्रॉम nt टू n0 या 0 टू n0 नॉट nt, ठीक है जी। 0 से लेकर ये n इसका सब्सक्रिप्ट है, कुछ नहीं, हाँ ये t है, ऐसे, गॉट इट, ठीक है जी। अच्छा अभी हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर n t इक्वल्स टू सॉरी डी एन टी अपॉन डी एन डी टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो क्या आएगा, दिस ये वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, t इंटू डी एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा एन टी डी टी माइनस, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। सिंस डी एन टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन, ठीक है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये आ गया। अच्छा क्योंकि मैंने ये चेंज किया है तो एट जब एन टी इक्वल्स टू 0 था, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट होना चाहिए ना, नॉट 0, एन टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एन टी से 0 की तरफ, अगर ये एन टी से 0 की तरफ जा रहा है तो जो टी है, टी कहाँ से जाएगा, टी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ भाई, ये सारे के सारे जो एन टी क्या बताता है, एन टी क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं उनके बारे में बता रहा है। तो वो 0 कब होंगे, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये डी एन चेंज किया है तो हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, विच आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगेन मैं इस एन टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस लैम्डा एन नॉट इंटू ई रेज टू सॉरी माइनस लैम्डा टी इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। ये तो तुम्हारी सम ऑफ लाइफ्स हो गए। और एवरेज लाइफ क्या हो जाएगा फिर, एवरेज लाइफ कितनी हो जाएगी, एवरेज लाइफ टाइम, इसको बस एन नॉट, टोटल न्यूक्लियर कितने थे शुरुआत में, एन नॉट ना, तो एन नॉट से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एन नॉट अपॉन एन नॉट 0 टू टी सॉरी 0 टू इन्फिनिटी नॉट टी 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज टू माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया। तो अगर तुम इसको करोगे फाइनल, तुम इसको सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसका इतना कैलकुलेशन तुम कर लेना, मैथमेटिक्स तुमको आती है, ठीक। तो t इक्वल्स टू टी एवरेज, ये क्या आ गया, एवरेज हाफ लाइफ सॉरी एवरेज लाइफ टाइम, तो ये दिस इज़ टी एवरेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा। तो हम t को
इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उतना टाइम, याद है ना अभी हमने करके देखा था जब t = हमने 1/λ डाला था एक टाइम, जिसमें 63% ऑफ दी न्यूक्लियाई जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे और 37% ही बचे थे। तो ये एग्जैक्टली वही है, ठीक है। लिखो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन तुम लिख सकते हो दैट हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इक्वल टू, इज दैट टाइम, लिखो average life of a radioactive element is that time in which 63% of the radioactive substance disintegrates or 37% of it remains or 1/e times of it remains, ठीक है। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, गॉट इट। तो ये तुम्हारा एवरेज हाफ लाइफ टाइम हो गया। अच्छा, अगर मैं एवरेज हाफ लाइफ टाइम, इसमें एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना, रिलेशन बिटवीन, ये हेडिंग डाल लेना, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज हाफ लाइफ, ठीक है। एवरेज हाफ लाइफ क्यों नहीं गया, एवरेज लाइफ है भाई ये, माय बैड, ठीक है। तो अगर टी एवरेज इक्वल टू ये है तो टी हाफ इक्वल टू क्या है भाई, 0.693/λ। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी एवरेज इज इक्वल्स टू 0.693 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 1 कह लूँ और इसको अगर 2 कह लूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.44 टी हाफ। कुछ बुक्स में, क्योंकि भाई रूट 2 कितना होता है, रूट 2 इक्वल्स टू 0.414 होता है, तो इसलिए कुछ बुक्स में इस तरीके से भी दिया होता है कि टी एवरेज विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। लेकिन डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि 414 और 44 में बहुत डिफरेंस है ना। तो 1.414 एंड 1.44 दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि तुम ये वाला जो पहला पार्ट है इसी को यूज़ करो, इसको कम यूज़ करो या न्यू यूज़ ना ही करो। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम किसी बुक में देखोगे तुम बोलोगे कि सर ये वाला तो आपने बताया नहीं, ये गलत है, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा था। एनीवे, √2 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्राफ्स। इसमें किस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 ग्राफ है और वो वैसे ही हैं जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखे थे तुम्हारे पहले, ठीक है जी। तो लिख लो ग्राफ्स। ठीक है, तो लिखो ग्राफ्स। अभी ग्राफ्स किस किस के बीच में होंगे, जैसे पहला तुम्हारा हो गया एक्टिविटी, ब्लू में करते हैं, ब्लैक में करते हैं, ब्लैक में पहले डिराइव कर लेता है। ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, वर्सेस नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, NT, गॉट इट। दूसरा है एक्टिविटी वर्सेस टाइम, ठीक है, ln NT वर्सेस T, और नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ NT वर्सेस T, और T हाफ वर्सेस NT, ठीक, NT, हाँ ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, नहीं N नॉट कहना चाहिए, नॉट NT, ठीक है जी। या NT भी करोगे तो भी नहीं आएगा कुछ, है ना। एक्टिविटी की बात करो, एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, ठीक। एक्टिविटी क्या करती है भाई इसकी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहाँ पे -dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा
इंटू एन टी, इफ़ यू रिमेंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्लोप इसका कितना होगा, ठीक है जी। एक्टिविटी वर्सेस टाइम, एक्टिविटी वर्सेस टाइम क्या होता है भाई, एक्टिविटी वर्सेस टाइम का A इक्वस टू ए नॉट इंटू, या इस एन टी की जगह तुम लैम्डा सॉरी एन नॉट डाल दो, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी समवट लाइक दिस, ये आएगा माइनस डी एन बाई डी टी इक्वस टू लैम्डा इंटू एन टी की जगह क्या डाल दोगे, एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया एट टी इक्वस टू ज़ीरो, एट टी इक्वस टू ज़ीरो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, लैम्डा एन नॉट आ जाएगा, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लैम्डा एन नॉट। और ये ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल, हालांकि नेगेटिव में, ठीक है, घट रहा है तो एक्सपोनेंशियली घट रहा है। एल एन एन टी, देखो भाई ये याद होगा तुम्हें, एल एन एन टी अपॉन एल एन एन टी अपॉन एन, अरे यार एल एन एन नॉट अपॉन एन टी इक्वस टू लैम्डा टी आया था, ये आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एल एन एन टी इक्वस टू एल एन एन नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कुछ हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। तो अगर तुम देखो एल एन एन टी और टी के बीच में, तो दिस इज़ अ नेगेटिव लाइक इट्स स्ट्रेट लाइन बट विद अ नेगेटिव स्लोप, तो स्लोप कितना है इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज एल एन एन नॉट, ठीक है। तो अच्छा, और एन टी वर्सेस टी, इसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, एन टी वर्सेस टी, ये वाला तो कैसा होगा, ये एन नॉट है और एन टी इक्वस टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल हो गया। अच्छा, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन नॉट, तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, गॉट इट। तो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देख लेता हूँ मैं कोई छूटा तो नहीं कुछ, ठीक है। एक्टिविटी अब अपन कल देखेंगे उसको, इसमें अपन देख लेते हैं बस एक आधा क्वेश्चन अगर और कुछ है तो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें सब कुछ हो जाएगा, ये देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। मान लो कि तुम्हारे पास एक वो है न्यूक्लियस जो कि है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तुम्हारा y में a-12 एंड z-6 में, ठीक है, ये हमें पता है। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ He एट STP, ठीक है, आफ्टर 200 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने शुरुआत में जो एन नॉट रखा था दिस वाज इक्वल टू 16 मोल्स, ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, जेड ये दे दिया, अच्छा लैम्डा हमें दे दिया है, और साथ में इसने कहा कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.386 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट, ठीक है जी, ओके। अब क्या करोगे तुम, देखो भाई, हमें जानना है कि ये एन नॉट जो है, ये एन नॉट जो है वो कितना टूट चुका है अब, या ये कह लो ये कितना बन चुका है, क्योंकि अगर ये बन जाएगा तो हमें ये नंबर ऑफ, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स, भाई इसने अगर हीलियम गैस पूछी है, उसने ये भी नहीं बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें निकल रहे हैं, उसने बोला हीलियम गैस कितनी होगी। अब हीलियम गैस कहाँ से आ रही है, हीलियम गैस कहाँ से आएगी, हीलियम गैस आएगी तुम्हारे अल्फ़ा पार्टिकल से, है ना। और अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो भाई, अगर यहाँ पे ए से
A-12 में जा रहा, मतलब यहाँ पे कितने का डिक्लाइन है, 12 का, यहाँ पे कितने का डिक्लाइन है, 6 का। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलने में 4 का, A 4 से कम होता है, Z 2 से कम होता है। अगर 2 निकलेंगे तो 8 से कम होगा, ये 4 से कम होगा। अगर 3 निकलेंगे तो 12 से और 6 से। इसका मतलब यहाँ पर 3 हीलियम न्यूक्लियस निकले हैं, हीलियम यस। क्लियर होगी बात ये? इसका मतलब यहाँ पे 3 है। मान लो ये तो t = 0 की बात है, t = t पे यहाँ पर nt बचा है, nt = मान लो 16 माइनस स्मॉल, ये n है। इसका मतलब ये n बन चुका होगा, और ये कितना बन चुका होगा, 3 × n। तो अगर मुझे nt पता चल जाए तो मुझे n पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा तो मुझे 3n पता चल जाएगा। और अगर ये पता चल गया तो इसकी मोलर वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तुम्हें याद होगा जब यहाँ पे लैम्डा दिया है तो मैं इसका t½ निकाल सकता हूँ और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं। तो t½ = 0.693 अपॉन लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 1.386 × 10⁻² मिनट्स। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50 मिनट्स ओनली। ठीक है, ये 50 मिनट आ गया। अच्छा, अगर t½ = 50 मिनट है, 200 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, n विल बी इक्वल्स टू 200 मिनट्स अपॉन 50 विच इज़ इक्वल्स टू 4। देयरफॉर जो nt होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n0 अपॉन 2⁴। सो 16/16। तो जो nt है वो 1 है, बचा हुआ कितना है, 1 है, तो टूटा हुआ कितना आ जाएगा, 15। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, 15 आ जाएगा टूटे हुए मोल्स। ठीक है, 16/16 कर देगा मैंने, हाँ, इक्वल्स टू 1 मोल। तो अगर nt = 1 आ गया तो n = कितना जाएगा, n = 15 आ गया। अगर n = 15 आ गया तो 3n = 45। तो देयरफॉर वॉल्यूम एट STP कितना होगा भाई, 45 × 1 STP पे क्या होता है वॉल्यूम, 22.7। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इतने लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसने टिपिकल थोड़ा घुमा के दे दिया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फाइनल, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कितना टाइम हो गया भाई, 57, 1 घंटा मैंने ऑलरेडी हो ही गया है। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें बोला है, अच्छा एक्टिविटी जो दी है A0 दिया है वो है 1 DPS। DPS इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं भाई, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.93 × 10⁻² पर मिनट। ठीक है जी, तो कह रहा है कि भाई AT बताओ आफ्टर 40 मिनट्स। तो कुछ नहीं है, ये AT इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, AT = A0 अपॉन 2⁻n। अब हमें अगर n पता चल जाए तो ये सब पता चल जाएगा। n कैसे पता चलेगा भाई, अच्छा लैम्डा = दिया है तो t½ निकाल सकते हैं हम सीधा। t½ कितना हो गया, 6.93 × 10⁻² अपॉन 0.693, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 0.693 अपॉन 6.93 × 10⁻²। दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10 मिनट्स। क्योंकि तुम इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे आ जाएगा, ये आएगा 10 और 10 से ये कर दिया, ठीक तो 1/10 आ जाएगा। तो n = कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी हो गई, 40 मिनट्स है ना, तो 40/10। अगर ये 4 आ गया तो यहाँ फॉर्मूले में डाल दो, A0 अपॉन 2⁴, तो A0/16। अच्छा ये 1 DPS थी, तो अब ये कितना हो जाएगी, 1/16 DPS। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.0625, 25 4 25 12.0625। ठीक है, तो 0.0625 इतना आ जाएगा। ठीक है, DPS। ठीक, तो ये क्लियर है, सिंपल सी चीज़ें हैं, सब के सब हो गई है ना।
अब इसमें कुछ जो यूनिट्स होती हैं तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी की वो देख लेंगे, और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, मतलब शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स का क्लास होगी, वो अपन देखेंगे। फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।